स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके एसएससी एमटीएस का जो पेपर है वो दोस्तों गिन के 5 या 7 दिन ही बाकी रह गया है। जिन बच्चों का 2 मई को पेपर है उनके लिए डेट काफ़ी पास आ गई है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो दोस्तों, जो लोग अपनी तैयारी को कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं जीके जीएस में, अब पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप लोग PYQ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और देखिए कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने इतिहास में पढ़ा, जो हमने भूगोल में पढ़ा, जो हमने नागरिक शास्त्र में पढ़ा, क्या वो क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, इसीलिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो बहुत सारे आपके चैनल पे लगभग 25 से 30 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आते हैं और इसके साथ आपको पता ही है कि उस क्वेश्चन के साथ साथ उससे संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी बताए जाते हैं जिनकी पेपर में आने की संभावना दोस्तों काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, तो आइए फटाफट, यह सन 2021-22 का प्रैक्टिस सेट है जो कि एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो पहला प्रश्न आपका क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली? तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। और आपको नेताजी के बारे में पता ही होगा दोस्तों कि जो दिल्ली का इंडिया गेट है वहाँ पर इनकी मूर्ति लगाई गई है। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी मूर्ति कहाँ पर लगी है। तो दोस्तों, जो दिल्ली का इंडिया गेट है, ठीक है ना, दिल्ली का जो इंडिया गेट है वहाँ पर इनकी मूर्ति लगाई गई है। किनकी मूर्ति लगाई गई है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दिल्ली में इंडिया गेट पर दोस्तों नेताजी की मूर्ति स्थापित की गई है। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने उसका लोकार्पण किया था, यानी कि उसकी मूर्ति की स्थापना की थी। तो नेताजी की मूर्ति लगाई गई है। ठीक है ना। तो यह अभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगाई है। और दोस्तों, दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी, यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सिंगापुर में दोस्तों, सिंगापुर एक देश है, काफ़ी अच्छा देश है। सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार और उसकी फौज का नाम क्या था? आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, ठीक है, की स्थापना की थी। यह कब की थी दोस्तों? तो यह आपका 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है ना। इसमें कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए। तो दिल्ली के इंडिया गेट में नेताजी की मूर्ति लगाई गई है और सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुई थी। और दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। रिचर्ड वेलेस्ली या फिर वेलेस्ली, ठीक है ना, रिचर्ड वेलेस्ली तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो रिचर्ड वेलेस्ली थे, इन्हीं के शासनकाल में ही मैसूर में अटैक हुआ था, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। और दोस्तों, उस समय लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है ना, यहाँ पे रिचर्ड वेलेस्ली लिखा है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट नाम है रिचर्ड लॉर्ड वेलेस्ली या फिर बहुत जगह लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली इनका नाम है बहुत सारी किताबों में। तो यह जो भारतीय गवर्नर थे वह 1798 से 1805 तक दोस्तों यह भारत के नहीं, यह बंगाल के जनरल गवर्नर थे। आपको पता होगा कि जो गवर्नर का पद था वो 4 भागों में डिवाइड था। जैसे स्टार्ट में जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना, इसके बाद दोस्तों वारेन हेस्टिंग बंगाल का क्या बना? गवर्नर जनरल बना। तो यह क्या थे? यह बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, जॉन शोर, ठीक है ना, के बाद इनका नंबर आया था लॉर्ड वेलेस्ली का। और पूरे दोस्तों यह 7 साल तक क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो आप लोग इसको याद में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें, भगवती समिति 1973 ने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
दोस्तों भगवती समिति, जो भगवती जी थे इनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी और उनको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप लोग किस पे रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों जो उस समय बेरोजगारी था, भगवती समिति का काम क्या था कि बेरोजगारी पे एक रिपोर्ट तैयार करनी थी कि भारत में बेरोजगारी का दर कितना है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है भारत में, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1973 में दोस्तों भगवती समिति की स्थापना हुई थी। यह प्रश्न आपसे बहुत पुराना पूछ लिया है, लेकिन अब पूछ लिया है तो पूछ लिया है। तो भगवती समिति का काम क्या था? बेरोजगारी पे रिपोर्ट देना। दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोग यदि बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी देख रहे हैं, तो आप लोग इसको लगा लेंगे कि बिहू किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है। दोस्तों बिहू किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आपको पता होगा कि भारत का दोस्तों एक पूर्वोत्तर राज्य असम है। भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य क्या है? असम है, ठीक है ना। भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य असम है और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वह बहुत ही चर्चा में रहते हैं और उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है ना। हिमंता बिस्वा शर्मा क्या है दोस्तों? असम के मुख्यमंत्री हैं और इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि माँ कामाख्या का यहाँ पर क्या है? मंदिर है, ठीक है ना। माँ कामाख्या का यहाँ पर क्या है? मंदिर है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर तंत्र मंत्र की भी पूजा होती है, ठीक है ना। तंत्र मंत्र की पूजा यहाँ पर होती है माँ कामाख्या के मंदिर में। और दोस्तों इस मंदिर से संबंधित एक फेस्टिवल वहाँ पर मनाया जाता है जिसे अम्बुबाची का त्यौहार कहते हैं। आपके एसएससी में यह प्रश्न पूछा गया है कि माँ कामाख्या मंदिर में कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट होता है? तो अम्बुबाची त्यौहार दोस्तों वहाँ पर सेलिब्रेट होता है, ठीक है। यह सारी बातें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो बिहू किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह तो बड़ा आसान था कि बिहू दोस्तों असम का एक लोक नृत्य है और यह फसलों के पैदावार से संबंधित एक त्यौहार है, ठीक है ना। और असम से एक प्रश्न और आता है कि असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिय है। असम का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों सत्रिय है और यह भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसका 8वां शास्त्रीय नृत्य है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे अंतिम है, ठीक है ना, जो सबसे लेटेस्ट जुड़ा हुआ है शास्त्रीय नृत्यों में, उसका नाम सत्रिय है और वह कहाँ का एक नृत्य है? वह असम का एक नृत्य है, ठीक है ना। तो बिहू नृत्य असम का है और दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य है वह भी असम का है। और माँ कामाख्या का मंदिर यहाँ पर काफ़ी फेमस है और माँ कामाख्या मंदिर में एक त्यौहार सेलिब्रेट होता है अम्बुबाची का, यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तक दिल्ली पर शासन किया था, ठीक है। यह दोस्तों यह भी काफ़ी आसान सा ही प्रश्न है। आप लोग को पता होगा कि तराइन के सेकेंड युद्ध में जो कि 1192 में हुआ, जो कि दोस्तों कब हुआ? 1192 में हुआ, ठीक है ना। 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का सेकेंड युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, ठीक है ना। गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। और आपको पता ही होगा कि तराइन के सेकेंड युद्ध में क्या हुआ था? गौरी की जीत हुई थी, ठीक है ना। और दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा और जानना है तो 1191 में सेम तरीके का तराइन में ही पहला युद्ध हुआ था, ठीक है ना, जिसमें क्या हुआ था? इसमें पृथ्वीराज की जीत हुई थी। यह भी दोस्तों गौरी वर्सेस पृथ्वीराज हुआ था, यह भी गौरी वर्सेस पृथ्वीराज हुआ था। बहुत जगह दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का नाम पृथ्वीराज तृतीय भी है। यदि आपसे पूछे कि तराइन का युद्ध चाहे पहला या दूसरा किसके किसके बीच में हुआ था, तो बहुत सारे मैंने क्वेश्चन ऐसे देखे हैं कि उसमें क्या लिखा था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। तो दोस्तों यह जो पृथ्वीराज थे इनका जो एक्चुअल नाम था वह पृथ्वीराज तृतीय ही था, ठीक है ना। यह चामहान या फिर चौहान वंश के शासक थे और इनका जो एक्चुअल नाम था वह पृथ्वीराज
तृतीय भी था। तो आप लोग यदि पृथ्वीराज तृतीय आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे की कहानी क्या है कि जब 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ, जब गौरी जीत गया, तो दोस्तों पृथ्वीराज का शासन आज के अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र में था। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब वहाँ पर शासन गौरी का होगा। लेकिन दोस्तों गौरी भारत में शासन नहीं किया और इसने अपने एक गुलाम का तात्पर्य क्या है कि पैसों से खरीदा हुआ व्यक्ति, ठीक है ना, कि अब उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, वो अपने मालिक की इच्छा पर कार्य करता है। तो इसने अपने एक गुलाम, उसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको 1206 में दिल्ली का शासक बना दिया। 1206 में क्या बना दिया, दिल्ली का शासक बना दिया। दोस्तों किसको बनाया, ऐबक को, ठीक है ना, ऐबक को दिल्ली का शासक बना दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि दोस्तों जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना तो 1206 में ही इसका शासन स्टार्ट होगा। तो इसी से हमने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1206 से लेके 1210 तक इसका शासन होगा, क्योंकि जब ये 1206 में दिल्ली में बैठा तो 1206 से इसका शासन स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों इससे संबंधित और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है कि इसने किस वंश की स्थापना की, इसने किस वंश की स्थापना की। तो दोस्तों इसने गुलाम वंश की स्थापना की। बार बार प्रश्न पूछा गया है, जो बच्चे पढ़ते लिखते होंगे थोड़ा सा उनको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। बहुत दोस्तों बुकों में इसको इल्बरी वंश भी बोल दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इल्बरी वंश की स्थापना प्रॉपर तरीके से इल्तुतमिश ने की थी। चूंकि इल्तुतमिश जो भी दोस्तों दिल्ली इल्तुतमिश भी गुलाम वंश का ही था, तो इसलिए कभी कभी बोल देते हैं कि गुलाम वंश में ही इल्बरी वंश की स्थापना हुई थी। लेकिन जो एक्चुअल बात है वह क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अब दूसरा प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किसकी उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श, ठीक है ना, लाख बख्श, यहाँ पे ख है फिर स है, ठीक है ना, लाख बख्श। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम था, तो इसने एक बार लाखों रुपए दान दे दिए, ठीक है ना, लोगों को, गरीबों को लाखों रुपए दान दे दिए। तो गरीबों ने क्या बोला, आप लाख बख्श हैं, यानी कि आपने लाखों रुपए बख्शे हैं गरीबों में। तो इस बात से आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और लाख बख्श की इसको उपाधि मिली थी। ये दोनों ही बातें आपस में इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात दोस्तों आपको पता होगा कि एक कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है, मीनार। दोस्तों कुतुब मीनार की स्थापना या फिर नींव, तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों कुतुब मीनार की जो नींव है, नींव का मतलब कि काम स्टार्ट करवाया, नींव ऐबक ने रखा था, ऐबक ने रखा था, ठीक है ना, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं जो कि लास्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, यह भी दोस्तों 12 प्रश्न पूछा हुआ है। तो घोड़े पे बैठ के दोस्तों यह पोलो खेल रहा था। पोलो आपको पता है ना, डंडे से एक छोटा सा बाल होता है, उसको मार के एक गड्ढे में गिराया जाता है। हाँ, ये सब राजा महाराजाओं के शौक रहे थे। तो यह घोड़े से पोलो खेलते हुए, ठीक है ना, घोड़े से पोलो खेलते हुए यह गिर गया, खेलते हुए क्या हुआ, यह गिर गया, ठीक है ना, और इसकी वजह से ही इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के भी एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उसका नाम था हुमायूं, ठीक है ना, और एक व्यक्ति की मौत पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यह सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 1206 से लेके 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों देश में शासन रहा। और एक चीज और इम्पॉर्टेंट है जो मुझे याद आ गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। यदि आपसे पूछे कि किस शासक के शासन से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। या फिर गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, जो कि लोधी वंश पे आकर खत्म होता है। इसके बाद मुगल काल स्टार्ट होता है, आपको पता होगा। तो ये सारी बात इंपॉर्टेंट है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा,
आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है। ओके, आयु के आधार पर कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि भारत में युवाओं की संख्या कितनी है, भारत में बच्चों की संख्या कितनी है और भारत में वृद्धों की संख्या कितनी है। दोस्तों, जब हम युवाओं की बात करते हैं तो उसमें महिला पुरुष दोनों को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो उसमें बच्चे और बच्चियां दोनों को काउंट करते हैं। जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें महिला और पुरुष दोनों को काउंट करते हैं। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ बच्चे करते क्या हैं कि जब जनसंख्या को कैटेगराइज करने की बात जब आती है दोस्तों, तो लोग करते क्या हैं कि बच्चा, युवा और वृद्ध, पुरुष और स्त्री दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करके उसको छः ऑप्शन टिक करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो भारत में जनसंख्या का कैटेगराइजेशन है वह 3 भाग में होता है। वह 3 भाग क्या है, एक तो बच्चे और दूसरा जो है वह दोस्तों युवा और तीसरा क्या है, वृद्ध। ठीक है ना, यह 3 कंसिडरेशन होती है और इसी के आधार पर ही इसको सम्मिलित करते हैं। आपको पता होगा अभी जो सबसे लेटेस्ट जनगणना हुई है वह सन 2011 की हुई है। दोस्तों सन 2021 में प्रस्तावित थी चूँकि कोरोना महामारी की वजह से यह क्या हो गई, पोस्टपोन्ड हो गई। अब संभावना है कि जो सन 2021 में होना था वह सन 2023 में पूरी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जनसंख्या देश में प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। ठीक है ना, 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत देश में जो जनसंख्या का काउंट है वह कितने वर्षों के अंतराल पे होता है, तो 10 वर्षों के अंतराल पे होता है। और पहली बार दोस्तों आज़ादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी आज़ादी के बाद। ठीक है ना, मैक्सिमम बार आपसे एसएससी में यही पूछता है कि पहली आज़ादी के बाद जो जनगणना हुई थी वह 1951 में हुई थी। इसके बाद 61, 71, 81, 91, 1 और 11 टोटल आज़ादी के बाद 7 बार भारत में जनगणना हो चुकी है। ठीक है ना, जनगणना हो चुकी है। इन सारे पॉइंटों से ही दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ चुका है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कैटेगराइजेशन की। ठीक है ना, तो इसमें 3 है और आपका यह फर्ज बनता है कि कौन से राज्य में पॉपुलेशन सबसे अधिक है, कौन से राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है, जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पर ज़्यादा है। दोस्तों यूटी का अलग और स्टेट का अलग। ठीक है ना, यह सारी ही बातें आप लोग एक जगह लिखकर याद कर लीजिए, या फिर इससे या फिर उससे एक प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा जनगणना का। बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं यदि उनकी राय में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो थोड़ी स्लो हो तो आपके पास एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, आप लोग वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा आराम से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन। तो सबसे पहले जानेंगे कि एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है। दोस्तों एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है कि एक फॉरेनर और एक भारतीय, जैसे 2 कपल हैं और उनके बच्चे हैं। ठीक है ना, तो या माता या पिता में से कोई यूरोपियन हो, चूँकि आपको पता है कि हमारे देश में सालों सालों तक दोस्तों अंग्रेज़ों का, कभी फ्रांस का, कभी डच का, कभी पुर्तगालियों का यहाँ पर प्रभाव रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो यहाँ पर शादी भी कर लेते थे। ठीक है ना, तो उनको एंग्लो इंडियन बोलते थे कि जिनके पेरेंट्स में से एक क्या है, भारतीय नहीं है, वह क्या है, विदेशी है और मैक्सिमम यूरोपियन है। ठीक है ना, तो उसको एंग्लो इंडियन बोलते थे। तो संविधान में यह प्रस्तावना थी कि जो हमारी संसद है, जो हमारी लोकसभा है, तो एंग्लो इंडियन को भी प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति क्या करेंगे, लोकसभा में मनोनीत करेंगे। तो सारी बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों प्रावधान क्या था, प्रावधान ये था कि संसद, ठीक है ना, संसद का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है ना, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का क्या था, प्रावधान था। ठीक है ना, को मनोनीत करने का प्रावधान था। लेकिन दोस्तों अब क्या है, अब यह प्रावधान खत्म हो गया है। ठीक है, प्रावधान था, अब क्या हुआ
कि अब सन 2020 से, सन 2019 में प्रस्तावित हुआ और सन 2020 से यह जो दो एंग्लो इंडियन का प्रस्तावना था कि 2 एंग्लो इंडियन को क्या मिलेगी, फ्री में दोस्तों एक संसद की सीट मिलेगी, तो वो अब खत्म हो गया। अब सन 2020 से अब लोकसभा में, ठीक है ना, अब लोकसभा में कोई मनोनीत नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद अब की बार आ जाए कि क्या अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, तो अब नहीं करते, ठीक है ना। तो सन 2020 से लोकसभा में कोई मनोनीत नहीं होता है। अब आप लोग को अलर्ट होने वाली क्या बात है, लेकिन यह दोस्तों सिर्फ लोकसभा की बात है। यदि जो भारत का अपर सदन है, जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, यह भारत का अपर सदन होता है। क्या होता है? यह भारत का अपर सदन होता है। और दोस्तों लोकसभा क्या होता है? भारत का लोअर सदन होता है। और राज्यसभा में टोटल जो नंबर होते हैं वह कितने होते हैं? 250। और इसका जो डिवाइडेशन है 238 + 12। 238 दोस्तों कहाँ से आते हैं? भारत के राज्य प्लस यूटी से आते हैं। और दोस्तों जो 12 है इसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है ना। अब इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो जो मनोनयन का काम है तो यह दोस्तों सिर्फ राज्यसभा में होता है। और कितने मनोनीत होते हैं? 12 होते हैं, चाहे वो किसी विशेष जो वो होता है संस्कृति हो गई, अर्थव्यवस्था हो गया, खेल हो गया, ठीक है ना। तो इन सब क्षेत्र में जो अपने आप में बहुत लीजेंड लोग होते हैं, उन 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर देते हैं, ठीक है ना। और 238 जो है वह भारत के प्रत्येक राज्य और यूटी से होकर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 2 एंग्लो इंडियन का लोकसभा में मनोनयन होता था, लेकिन अब ऐसा देखा गया कि एंग्लो इंडियन की संख्या उतनी नहीं है कि उनको मनोनीत करना पड़े, तो इसलिए सन 2020 से भारत ने एक प्रावधान लाकर इस मनोनयन को खत्म कर दिया। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है, पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच से कम हो जाए, ठीक है दोस्तों। यदि आप पीएच की बात करें तो सोरेनसन, क्या नाम था? सोरेनसन ने एक पैमाना दिया, आपसे प्रश्न पूछा हुआ है, पैमाना दिया कि पीएच पैमाने को देने वाला वह वैज्ञानिक कौन था? दोस्तों सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक था जिसने एक पीएच पैमाना दिया, और इसे पीएच स्केल कहते हैं। जो इसकी रेंज होती है वह 0 से 14 होती है। और दोस्तों 7 क्या होता है? 7 पे उदासीन होता है, ठीक है ना। यह ना तो अम्ल होता है न क्षार होता है। और 0 से लेकर और 7 के पहले, ठीक है ना, 0 से लेकर 7 तक पहले यदि किसी भी लिक्विड की, ठीक है ना, रेंज है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। और 7 से अधिक, यानी कि दोस्तों 7 से अधिक और 14 तक, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्षार बोलेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए कि 0 से लेकर 7 से पहले किसी यदि लिक्विड की रेंज है तो हम उसको अम्ल बोलेंगे। एग्जैक्ट 7 हो गया तो उदासीन बोलेंगे। 7 नहीं, 7 से ज़्यादा और 14 तक यदि किसी भी लिक्विड की रेंज है तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। और दोस्तों जब हमारे मुंह में जो अम्लीयता है, जब अम्लीयता है, यदि हम कोई ऐसा चीज़ खा लिए और पानी नहीं पिए, कुल्ला नहीं किए, मुंह साफ नहीं किए, ब्रश नहीं किए, तो दोस्तों हमारे जो दांत में अम्लीयता बढ़ गई, और वह अम्लीयता बढ़ के 5.5 से दोस्तों क्या हो गया? और कम हो गया। क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा कम होगा, यदि किसी भी लिक्विड की अम्लीयता 1 है और किसी लिक्विड की 2 है, तो 1 वाला ज़्यादा अम्लीय होगा। सोचिए क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ रहे हैं, हम उदासीन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा खट्टापन कम हो रहा है। बात समझ आई कि नहीं है? यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त खट्टा था, हम आगे बढ़े तो खट्टापन कम हो गया। तो इसीलिए 5.5 से कम का मतलब क्या है कि यदि बहुत ज़्यादा हमारे मुंह में खट्टापन है तो हमारे मुंह के में जो हमारे दांत हैं उसमें कीड़े लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यह काफ़ी आसान था। और दोस्तों 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था
कि यह आपका PYQ प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है कि जैसे कि सपोज करिए कि PYQ है हमारा, तो PYQ में क्या होता है कि जो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो हमारे पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है कि सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को यहाँ पर अपडेट कर दिया है आज के न्यू करंट अफेयर से। तो हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता? तो AR रहमान, डी इमाम, प्रीतम या फिर दोस्तों इलिया राजा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इमाम। यह आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? जो बच्चे SSC MTS का सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि या फिर दोस्तों किसी का वाद्य यंत्र से संबंधित नाम पूछता है कि यह व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, या फिर इस व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार मिला है, या फिर दोस्तों नृत्य से पूछेगा तो यह व्यक्ति का संबंध किस नृत्य से है, या फिर इस व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार मिला है। इन 4 प्रकार के प्रश्नों में से 1 या 2 प्रकार के प्रश्न आपके कंपलसरी आपके SSC MTS GK GS में मिलता ही मिलता है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 8 है। और उनमें से दोस्तों कुचिपुड़ी भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद दोस्तों उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसी भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है दोस्तों। ओलंपिक महासंघ का यहाँ पर ओलंपिक हुआ था राउरकेला में हुआ था, बिरसा मुंडा स्टेडियम में, ठीक है ना। यह बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। मणिपुरी भी एक शास्त्रीय नृत्य है। यह दोस्तों कहाँ का है? यह आपके मणिपुर राज्य का है, एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो जो भी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारा प्रश्न क्या है कि अब हमें मीनाती मिश्रा पे फोकस करना है कि यह किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्यांगना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसी। यह उड़ीसी जो कि उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है, उसकी दोस्तों एक फेमस नृत्यांगना है। और जो मैंने आपको बोला था कि पुरस्कारों से संबंधित भी प्रश्न पूछता है, तो इनको दोस्तों पद्म पुरस्कारों में से पद्मश्री पुरस्कार सन 2020 में मिला हुआ है, ठीक है। तो मीनाती मिश्रा को जिनकी दोस्तों 81 ईयर में इनकी डेथ हुई थी, तो मीनाती मिश्रा को पद्मश्री, ठीक है ना, पद्म पुरस्कारों का सबसे छोटा पुरस्कार होता है पद्मश्री पुरस्कार, सन 2020 से इनको सम्मानित किया गया था। और यह उड़ीसी जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है उसकी एक नृत्यांगना थी। दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भारत में 8 है। और जो एक और पूछता है, जो असम का दोस्तों सत्रीय नृत्य है, यह सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्यों में जुड़ा हुआ है और यह सन 2000 में ऐड हुआ है, ठीक है ना। यह सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न क्या है? मरु महोत्सव, ठीक है ना। मरु महोत्सव, मरु का मतलब आप लोग के जहन में आ रहा होगा कि मैं सूक्ष्म स्थानों की बात कर रहा हूं। जैसे मैं बोलूं मरुस्थल, तो आप लोगों के दिमाग में हिट करेगा कि कहीं ना कहीं सर सूक्ष्म स्थानों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि मैं यदि मरु की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आपके दिमाग में जम्मू कश्मीर की फीलिंग नहीं आएगी, आपके दिमाग में बर्फीले स्थानों की फीलिंग नहीं आएगी, हिमाचल शिमला उत्तराखंड के आप ख्वाब नहीं देखेंगे मरु नाम सुन के, ठीक है ना। तो इससे भी क्वेश्चन एलिमिनेट होता है आंसर। तो मरु महोत्सव जिसे राजस्थान के उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, कहाँ मनाया जाता है, ठीक है ना। तो श्रीनगर हो गया और दोस्तों जयपुर हो गया। तो श्रीनगर को तो आप एलिमिनेट कर ही देंगे क्योंकि मरु महोत्सव जो कि एक राजस्थान का एक उत्सव है, तो यह श्रीनगर में तो नहीं होगा। लेह लद्दाख जो कि श्रीनगर के पास है, यह वहाँ भी नहीं होगा। अब ऑप्शन दोस्तों जैसलमेर और जयपुर में होगा। यदि आप तुक्का भी मारेंगे तो 50% सही होने के चांस आपके बन जाएंगे। तो मरु महोत्सव दोस्तों आपके जैसलमेर में होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 11 के आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। जयपुर के बारे में दोस्तों आपको पता होगा कि इसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि गुलाबी शहर, ठीक है ना। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। यह राजस्थान की कैपिटल भी है जयपुर।
एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार के अनुपात में तैयार किया जाता है। बहुत ही टफ क्वेश्चन में से है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक्वारेजिया का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि एक्वारेजिया का मतलब क्या होता है। एक्वारेजिया का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब दोस्तों होता है अम्लराज। इसका मतलब क्या होता है, अम्लराज। और अम्लों का राजा किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4। तो सबसे पहले जिस बच्चे को यह पता होगा कि एक्वारेजिया का मतलब क्या होता है, वही इस प्रश्न को आगे क्या कर पाएगा, सॉल्व कर पाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिए कि एक्वारेजिया का मतलब होता है अम्लराज, और अम्लराज का फार्मूला होता है H2SO4। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों सांद्र हो चाहे तनु हो, वो जब हम लिक्विड बनाते हैं तो उसका अलग केस बन जाता है, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो किसमें है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का मतलब होता है HNO3, ठीक है ना। सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मतलब होता है HNO3, चाहे वो सांद्र हो चाहे वो तनु हो। मैं दोस्तों बोलूं कि पानी कम है या पानी ज़्यादा है, उसका फार्मूला H2O ही होगा। तो सांद्र और तनु का मतलब कम या ज़्यादा होता है। जैसे दो चीज़ों को हमने मिक्स किया तो कम या ज़्यादा की मात्रा को सांद्र और तनु कहते हैं। तो आप लोग को सांद्र और तनु में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फार्मूला उसका एक ही होता है। अब हमसे पूछा है कि HCl और HNO3 को कितने अनुपात में मिलाएंगे कि हमारा H2SO4 बनके तैयार होगा। हमसे बोला है कि हम तुमको दो लिक्विड देते हैं और तुम्हें इन दोनों को मिक्स करना है, ठीक है ना, और H2SO4 बनाना है, तो कितने अनुपात में तुम HCl और HNO3 को लोगे। ये पूरा आपका अभी क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसा कि हमारे लेबोरेटरी में देखा गया है कि जब हम HCl की 3 और 1 अनुपात में मिक्स करते हैं तब H2SO4 बनता है। यह काफ़ी डीप क्वेश्चन था रसायन विज्ञान का। यदि आपको पता है तो आप किंग हैं, नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3:1, क्योंकि HCl की 3 मात्रा और HNO3 की 1 मात्रा को आपस में मिलाने पर H2SO4, जिसे हम अम्लराज, ठीक है ना, जिसे हम अम्लराज या फिर एक बड़ा ही एक्वारेजिया, ठीक है, तो अम्लराज या फिर एक्वारेजिया भी इसको कहते हैं। यह दोस्तों बैटरी में भी यूज होता है, यह सबसे हार्ड एसिड होता है, ठीक है ना, तेजाब में भी इसको बोल देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4। निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों यदि मैं जल निकाय की बात करूं तो ये मैं यदि भारत का साउथर्न पार्ट बनाऊं तो आप लोग को पता होगा कि इधर क्या है, इधर हिंद महासागर है, इधर हिंद महासागर है। बोलो इसमें कोई दिक्कत। विश्व का एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम से मिलता है, जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंद महासागर दोस्तों, इधर भारत के इस साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। भारत के इस साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। आप लोग को पता होगा कि इस साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। जो दोस्तों अरबियन कंट्री है वो भारत के इस साइड है। मैं यदि इसको पूरब बोलूं तो इधर पश्चिम बोलूंगा तो इधर क्या है, इधर अरब सागर है। इधर क्या है, इधर अरब सागर है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों प्रशांत महासागर जो है वो भारत के पश्चिम में ही है, लेकिन भारत से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यूरोपियन जो देश हैं उधर प्रशांत महासागर पड़ता है। यह सबसे बड़ा और सबसे गहरा और सबसे शांत महासागर है, इसलिए इसको प्रशांत महासागर भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रशांत महासागर को तो मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि विश्व का जो सबसे बड़ा, ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट है, बड़ा और गहरा। और गहरा की भी दोस्तों हम बात करें तो मेरियाना गर्त एक जगह है, वो सबसे गहरा पॉइंट है, ठीक है ना, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी क्या कर जाएगा, छुप जाएगा। तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, इसके बारे में हम यहीं पे छोड़ देते हैं। दोस्तों बंगाल की खाड़ी की मैं बात करूं तो बंगाल की खाड़ी जो है वह भारत के पूरब में है, भारत के पूरब में है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा कि कौन सा जल निकाय भारत के पूरब में स्थित है, तब आपका आंसर बंगाल की खाड़ी होगा, क्योंकि यह क्या है, यह
पूर्व में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? यह पूर्व में स्थित है, आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों मैं अरब सागर की बात करूं तो अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है, भारत के पश्चिम में स्थित है, ठीक है ना। तो अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हिंद महासागर, जैसा कि आपको पता है कि यह सारा ही जो जल निकाय है उसे हम हिंद महासागर कहते हैं, तो यह भारत के दक्षिण में स्थित है। तो अब कोई भी दोस्तों दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर, ठीक है, दक्षिण में स्थित है तो हिंद महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पश्चिम में पूछे तो बंगाल की खाड़ी लगाइए, सॉरी अरब सागर लगाइए। आपसे पूरब में पूछे तो बंगाल की खाड़ी लगाइए। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर के बारे में यदि आपसे जिक्र करें तो प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महान हिमालय का क्रोड, दोस्तों क्रोड जो होता है वह सबसे आंतरिक भाग होता है। तो महान हिमालय की यदि मैं क्रोड की बात करूं तो वह किससे बना है? बलुआ पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर या ग्रेनाइट। ये दोस्तों भूगोल का काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। तो महान हिमालय, ठीक है ना, जो भारत के कहाँ स्थित है? जैसे मैं यदि भारत की बात करूं तो भारत के इस साइड में जो है वो हिमालय स्थित है। यदि यहाँ पे भारत का ग्राफ है तो भारत की इस साइड में हिमालय स्थित है। तो यह किससे बना है? यह दोस्तों ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है ना। जो महान हिमालय का क्रोड है वह ग्रेनाइट से बना हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ वर्ष में भारत में विमानन क्षेत्र की शुरुआत हुई। दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी आपको दिया हुआ है कि भारत में विमानन यानी कि जो हवाई जहाज़ है, जो हवाई जहाज़ है वह कब से शुरू हुई? जब टाटा एयरलाइंस की स्टार्ट हुई, ठीक है ना। जब टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई तब से दोस्तों भारत में क्या हुआ? हवाई जहाज स्टार्ट हुआ। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो टाटा एयरलाइंस को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद अभी टाटा एयरलाइंस जो थी उसको दोस्तों गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था। अब फिर से जो एयरलाइंस है वो टाटा के पास आ गई है। तो आप लोग को यह ध्यान रखना है। और यह दोस्तों यह कब हुआ था? तो साल 1932 में हुआ था, ठीक है ना। साल 1932 में हुआ था। टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। जमशेदपुर जो टाटा थे, ठीक है ना, उनके द्वारा। और भारत में विमानन क्षेत्र की शुरुआत जो हुई वह टाटा एयरलाइंस ने जब टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की तब विमानन क्षेत्र की शुरुआत भारत में हुई। यह वर्ष था 1932, ठीक है ना, जमशेदपुर टाटा के द्वारा। टोक्यो ओलंपिक सन 2020 में किस भारतीय पहलवान ने रजत पदक जीता? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने कितने पदक जीते, ठीक है ना। यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पूरे दोस्तों 7 पदक जीते। कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। इसमें से जो गोल्ड मेडल था, गोल्ड मेडल वह किसने जीता है? वह दोस्तों नीरज चोपड़ा ने जीता, नीरज चोपड़ा। और यह क्या करते हैं? यह दोस्तों भाला फेंक में, ठीक है ना, यह भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद दोस्तों बात करें तो सिल्वर मेडल की, ठीक है ना, जिसमें कि आपका आंसर भी आ जाएगा। तो रवि दहिया, यह दोस्तों पहलवान हैं और अभी जंतर मंतर पे बैठे हैं। यदि आप न्यूज़ देखेंगे तो इनकी फ़ोटो आपको जंतर मंतर पे दिख जाएगी। रवि दहिया। और दोस्तों जो रजत पदक विजेता हैं मीराबाई चानू, ठीक है ना, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू और रवि दहिया दोस्तों कुश्ती में। यह दोनों ही खिलाड़ी क्या हैं? यह दोनों ही खिलाड़ी रजत पदक विजेता हैं, रजत पदक विजेता हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है। और दोस्तों 4 और खिलाड़ी हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता, जिन्होंने कांस्य पदक जीता, आपको पता होना चाहिए कांस्य पदक जीता। इसमें से आपकी हॉकी टीम भी है, आपकी हॉकी टीम ने दोस्तों रजत पदक जीता। और मैं सेकेंड पे बात करूं तो बजरंग पुनिया, ठीक है ना, और लवलीना बोरहैगन, लवलीना बोरहैगन
हेगेन। और दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी, स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, ठीक है ना, पीवी सिंधु ने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो यह सातों नामों का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अभी हमसे क्या पूछा है कि टोक्यो ओलंपिक सन 2020 में किस भारतीय पहलवान ने रजत पदक जीता, तो करेक्ट आंसर इसे क्या हो जाएगा, रवि दहिया, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रवि दहिया और मीराबाई चानू को हमने रजत पदक यहाँ पर क्या किया है, लिखा है, ठीक है ना। इसके बाद यदि आपसे गोल्ड मेडल पूछे तो गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा, जो कि दोस्तों भाला फेंक में। यदि आपसे कांस्य पदक के बारे में पूछे तो हॉकी टीम जो है वह कांस्य पदक जीती है, बजरंग पुनिया, लवलीना बोरहेगन और पीवी सिंधु। यह दोस्तों 7 खिलाड़ी जिनके नाम मैंने यहाँ पर आपके बोर्ड पे लिखा है, यह सातों ही टोक्यो ओलंपिक सन 2020 में पदक विजेता है, ठीक है। यह काफी आसान था। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मियादी बुखार, टाइफाइड फीवर जो होता है वह किसके कारण होता है, विषाणु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, या फिर दोस्तों प्रजीवगण, प्रोटोजोडिया, या फिर कवक, फंजाई। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो दोस्तों मियादी बुखार होता है, जिसे हम मलेरिया टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी दिनों तक यह बुखार होता है, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा टाइफाइड फैलता भी है। तो यह जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा शरीर में फैलता है। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा मियादी बुखार फैलता है। मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले एक टर्म से यहाँ पर आया है केंद्रीय संरक्षित स्मारक। दोस्तों जो यह मंदिर है, जो यह भवन है, वह किसके द्वारा संरक्षित है, केंद्र के द्वारा, यानी कि उसके संरक्षण के लिए, उसके देखभाल के लिए, उसके रख रखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट दिया जाता है, ठीक है ना। तो यह दोस्तों कहाँ पर है, मैं आपको बता दूं, यह मथुरा वृंदावन में है। मथुरा वृंदावन का जो क्षेत्र है, वहाँ पे मदन मोहन मंदिर है। आपको नाम से भी दिख रहा होगा कि मदन और मोहन, यह दोनों दोस्तों जो नाम है वह भगवान श्री कृष्ण के ही नाम है, वह भगवान श्री कृष्ण के ही नाम है। और उत्तर प्रदेश में आपको पता ही होगा कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो श्री कृष्ण का यह मंदिर है और यह कहाँ पर स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। यह काफ़ी आसान सा प्रश्न था, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि भी दोस्तों मथुरा में स्थित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता के संविधान से ली गई है। यह प्रश्न हमसे पूछा हुआ है कि जो हमारा संविधान है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यदि दोस्तों इसको यदि इंग्लिश में लिखें तो शॉर्ट में इसको डीपीएसपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीपीएसपी भी बोलते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि यह क्या होता है और इसके दायित्व तो क्या है और यह कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में। दोस्तों जब भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में राज्यों की बात हुई, ठीक है ना, कि भारत के जो राज्य होंगे वो किस तरीके से भारत से जुड़ेंगे, या फिर यदि 2 राज्यों को एक करना हुआ तो किस तरीके के सारे प्रावधान होंगे। अनुच्छेद 1 से 5 में राज्यों की बात हुई। फिर दोस्तों 5 से 11 में भारत में नागरिकता की बात हुई। फिर 12 से लेकर 35 में, जिसे हम भाग 3 के रूप में जानते हैं, उसमें मौलिक अधिकारों की बात हुई। फिर दोस्तों आर्टिकल 35 से लेकर 52 तक, या फिर उसको 36 से लेकर 51 तक बोलें तो वहाँ पे डीपीएसपी की बात हुई है। तो भाग 4, ठीक है ना, यहाँ पर भाग 4 में क्या है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी की बात हुई है। यदि आपसे पूछे कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी की बात हुई है। और दोस्तों इसमें बात क्या हुई है कि समाज में, आपसे पूछे कि डीपीएसपी का मूल उद्देश्य क्या है, तो समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता, समाज में आर्थिक यानी कि सबके पास धन भी बराबर हो, आर्थिक और सामाजिक समानता को बनाए रखने के लिए, समानता को बनाए रखने के लिए डीपीएसपी प्रयोग होता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि संविधान का यह आर्टिकल 36 से लेकर 51 ऐसा भाग है कि जिसको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यह सरकार जब चाहेगी तब इसको लागू करवाएगी। एज ए गवर्नमेंट, एज ए कल्याणकारी गवर्नमेंट, हर सरकार का यह उद्देश्य है या फिर उसकी यह क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह जिम्मेदारी है कि जब उसके पास संसाधन आ जाएं
तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में जो लोगों के लिए प्रावधान किए गए हैं उसको लागू करा दे। जैसे कि आर्टिकल 40 में हुआ था, तीसरे स्तर की जो गवर्नमेंट है, जो प्रधान होते हैं, पंचायतें होती हैं, उनको लागू करवाने के लिए भी दोस्तों आर्टिकल 40 में यह लिखा गया था। जब सरकार के पास क्या हुआ, बजट आ गया, तो आर्टिकल 40 के तहत जो तीसरे स्तर की गवर्नमेंट है वह भारत में लागू कर दी गई। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, यह सारी बातें डीपीएसपी से संबंधित थी। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं कि जो डीपीएसपी है वह कौन से देश में देखने को मिलता है। तो वह दोस्तों देश है आयरलैंड। डीपीएसपी आयरलैंड देखने में मिलता है। और जो भारत के संविधान में डीपीएसपी इंस्पायर है वह आयरलैंड से इंस्पायर है। ठीक है ना। यह प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके का एक प्रश्न और आता है जो दोस्तों सबसे मेन अधिकार है भारत के संविधान में, उसे हम मौलिक अधिकार के बारे में बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। वह कहाँ से लिया गया है, तो वह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना। जो यदि मैं इसको मौलिक अधिकार बोलूँ, मौलिक अधिकार जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। यह बातें इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ए हमारा क्या है, आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या होता है, समाज में आर्थिक और सामाजिक एकरूपता लाने के लिए डीपीएसपी का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों यह आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज वर्णित हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। एन अनसुटेबल बॉय की आत्मकथा है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं कि आत्मकथा उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद अपने जीवन के बारे में लिखता है, और जीवनी उसे कहते हैं जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी और के जीवन के बारे में लिखता है। तो आत्मकथा का मतलब जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है। तो एन अनसुटेबल बॉय दोस्तों यह करण जौहर, निर्देशक जो करण जौहर हैं, इनकी यह आत्मकथा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अनसुटेबल बॉय। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो यह काफी आसान सा प्रश्न है, आप लोग को पता होगा कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया। 1875 में किया। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। आर्य समाज की स्थापना किया। और इनका एक स्लोगन था दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना, वेदों की ओर लौटो। आपसे पूछता है कि वेदों की ओर लौटो किसने बोला था, तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। इसके बाद दोस्तों यदि मैं विवेकानंद की बात करूं, तो विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में भारत में यूथ दिवस मनाते हैं। यूथ दिवस मनाते हैं। मैं यदि इनके गुरु की बात करूं तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, जो कि दोस्तों काली के बहुत जबरदस्त भक्त थे। रामकृष्ण परमहंस, बात समझ में आई। और आपसे एक प्रश्न पूछता है कि रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना हुई थी। अब जो प्रश्न फंसाता है वह कैसे फंसाता है कि रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में आपके आएगा रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, या फिर एक और। तो दोस्तों रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया था। यह आप लोग को यह बातें ध्यान रखनी है। मैं यदि अब राजा राम मोहन राय के बारे में आऊँ तो यह दोस्तों भारतीय इतिहास के पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहे जाते हैं। ठीक है ना। और इनकी 3 उपलब्धियां हैं, 3 से ज़्यादा हैं, लेकिन 3-4 जो परीक्षा में आती हैं मैं उनको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय समाज की स्थापना की। ठीक है ना, आत्मीय समाज की स्थापना 1814 में किया। इसके बाद दोस्तों 1821 में कलकत्ता यूरेटेरियन की इन्होंने स्थापना की। 1821 में कलकत्ता यूरेटेरियन की इन्होंने स्थापना की। इसके बाद दोस्तों 1828 में इन्होंने
ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इसके बाद 1829 में सती प्रथा को भारत में बैन करवाया। सती प्रथा को क्या करवाया? बैन करवाया। यह चारों ही उपलब्धियां आपको याद रखनी है। भारतीय इतिहास का पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 1814 में आत्मी समाज की इन्होंने स्थापना की। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन की इन्होंने स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की। 1829 में सती प्रथा को इन्होंने बैन करवाया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों एक पर्सनालिटी और छूट रही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके बारे में भी थोड़ा सा फोकस डालते हैं कि इनके क्या। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं यह विधवा पुनर्विवाह के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह इन्होंने स्टार्ट करवाया। और ऐसा कहा जाता है कि अपने इकलौते बेटे की इन्होंने जो शादी थी वह भी एक विधवा से ही करवाई थी, ठीक है। तो यह सारी बातों आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना है। और एक प्रश्न और पूछता है कि दयानंद सरस्वती का दोस्तों जो बचपन का नाम था वह क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। यह प्रश्न पूछा गया है। तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम आपके एमटीएस में दोस्तों आया हुआ है। तो मूल शंकर इनके बचपन का नाम था, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों एक नाम और पूछता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त दोस्तों इनके बचपन का नाम था। नरेंद्र नाथ दत्त। यह दोनों ही प्रश्न आपसे पूछा गया है, आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से उसको समराइज कर देता हूं। विवेकानंद के बारे में दोस्तों बात करें तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। यह दोस्तों रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इनके जन्म दिवस के रूप में यूथ दिवस मनाते हैं। 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह, ठीक है ना, इसकी इन्होंने शुरुआत करवाई थी। और अपने इकलौते बेटे की शादी भी इन्होंने विधवा से की थी। दोस्तों दयानंद सरस्वती की बात करें तो भारतीय इतिहास के पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में इन्हें जाना जाता है। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। 1814 में आत्मीय समाज की स्थापना इन्होंने की थी। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन की इन्होंने स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 में इन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया था। सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह में आप लोग को अंतर पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों राजा राम मोहन राय की हम बात करें तो 1875 में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और वेदों की ओर लौटो इनका एक प्रमुख स्लोगन है। तो आपका प्रश्न 1875 में आर्य समाज की स्थापना था, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में यहाँ सारा कुछ हमने लिख दिया है। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? दोस्तों सर्विस ब्रेक संबंधित है, वाली भी संबंधित है, सेट भी संबंधित है। और दोस्तों जो गोल होता है यह फुटबॉल से संबंधित है और यह टेनिस से संबंधित नहीं है। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह गोल हो जाएगा, ठीक है। यह काफ़ी आसान सा प्रश्न था। अक्टूबर सन 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? दोस्तों अभी भी जो भारत के गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। और आरबीआई का काम क्या होता है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण करना, मौद्रिक नीति का निर्माण करना। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए, कृषि उत्पादों के परिवहन को यानी कि जो कृषि के उत्पाद हैं किस तरीके से उनको लाना है, ले जाना है, इसकी सुविधा को आसान बनाने के लिए किस मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत की थी, ठीक है ना। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय या फिर दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस तरीके की योजना जो है वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है। अंतिम प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? गौतम बुद्ध साक्यगढ़ के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। बिल्कुल सही बात है। गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था, इनका निधन कुशीनगर में हुआ था, ठीक है ना।
दोस्तों इन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। और लुम्बिनी में, लुम्बिनी एक जगह है जो कि आज नेपाल में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। साक्यगढ़ का एक गढ़ था वहाँ पे। और दोस्तों कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। यह सारे घटनाक्रम आपको ध्यान में रखना है। तो जब दोनों ही बातें सही हैं तो ऑप्शन 1 और 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि इस सेट्स को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो आशा करते हैं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।